एरोप्लेन्स रोजमर्रा औसतन 1 लाख से भी ज्यादा कमर्शियल तथा नॉन कमर्शियल एरोप्लेन्स दुनिया के किसी न किसी कोने से उड़ान भरती है और आसमान में उड़ने के बाद वापस किसी जगह लैंड कर जाती है। आंकड़ों के अनुसार एरोप्लेन्स ही ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सेफेस्ट मोड है, क्योंकि इसमें डेथ रेट बाकी ट्रांसपोर्टेशन मोड से काफी कम होती है। मुझे एरोप्लेन्स बचपन से ही बहुत पसंद है, क्योंकि इसके जरिए हमें ऊंचाई से एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। लेकिन बचपन में मेरे दिमाग में अक्सर ही एक सवाल आता था कि आखिर हम एरोप्लेन्स की मदद से स्पेस में क्यों नहीं जा पाते। और आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर क्यों हम एरोप्लेन्स के जरिए अंतरिक्ष में नहीं जा पाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं इसी के बारे में, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। अगर बात की जाए एयरक्राफ्ट्स की, तो एयरक्राफ्ट्स कई प्रकार के होते हैं। एरोप्लेन्स, जेट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, क्वाडकॉप्टर्स एक्सेट्रा। तो ये जानने से पहले कि एरोप्लेन से स्पेस में क्यों नहीं जा सकते, आइए पहले ये जानते हैं कि एरोप्लेन्स कैसे उड़ते हैं। एरोप्लेन्स में उड़ान भरने के लिए मुख्य रूप से 2 चीजें होती है। पहली, एरोप्लेन्स की लंबी चौड़ी विंग जो प्लेन को ऊपर की ओर लिफ्ट करती है, और दूसरा उसका भारी भरकम इंजन जो एरोप्लेन को थ्रस्ट देता है जिससे वो आगे की ओर बढ़ सके। यानी एक प्लेन को उड़ने के लिए मुख्य रूप से 2 चीजों की जरूरत होती है। एयर मीडियम जो प्लेन के विंग से टकराकर उसे ऊपर की ओर लिफ्ट कर सके, और ऑक्सीजन जो इंजन को चला सके। ये दोनों ही हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। अधिकांश पैसेंजर एरोप्लेन्स में जेट प्रोपल्सन इंजन लगे होते हैं, लेकिन हर एरोप्लेन्स का एक निर्धारित फ्लाइंग एल्टीट्यूड होता है। आमतौर पर कमर्शियल एरोप्लेन्स 45,000 फीट यानी 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही उड़ते हैं, लेकिन कुछ कॉर्पोरेट जेट्स 51,000 फीट की ऊंचाई तक भी उड़ पाते हैं। लेकिन क्या हम इससे ऊपर नहीं जा सकते? यहाँ सतह पर हमारा एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है, लेकिन जैसे जैसे हम सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, कम ग्रेविटी के कारण एटमॉस्फेयर पतला और पतला होता जाता है। पतला एटमॉस्फेयर मींस लेस एयर डेंसिटी, यानी कम हवा के पार्टिकल्स और बेहद कम ऑक्सीजन। एयर मॉलिक्यूल्स में कमी यानी एरोप्लेन को ऊपर लिफ्ट करना मुश्किल, और ऑक्सीजन में कमी यानी इंजन्स में फ्यूल को बर्न करने में दिक्कत। इससे इंजन रिक्वायर्ड थ्रस्ट पैदा नहीं कर पाएगी, जिसके कारण एरोप्लेन्स हवा में स्टेबल नहीं रह पाएगा। कार्मन लाइन यानी वो अदृश्य बाउंड्री जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर तथा आउटर स्पेस को अलग करता है। ये बाउंड्री सी लेवल से 100 किलोमीटर ऊंचाई को कहा जाता है, और इस बाउंड्री से बाहर यानी 100 किलोमीटर से ऊंचाई पे जाने पर आप आउटर स्पेस में होंगे, जहां से थर्मोस्फेयर की शुरुआत होती है, यानी सी लेवल से 3,28,084 फीट ऊपर। एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट इसके आसपास भी नहीं जा सकता, लेकिन कुछ खास तरह के प्लेन्स इससे हाई एल्टीट्यूड तक जा चुके हैं। 31 अगस्त 1977 एक सोवियत टेस्ट पायलट अलेक्जेंडर फेटोटोव ने एक ऐतिहासिक मिग-25 फाइटर प्लेन को ऐतिहासिक एल्टीट्यूड तक ले गए थे। उन्होंने उस फाइटर प्लेन को सी लेवल से करीब 37,650 मीटर यानी करीब 37 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ाया था, जो कि जमीन से भरी गई उड़ान का हाईएस्ट रिकॉर्डेड एल्टीट्यूड है। लेकिन ये ऊंचाई भी कर्मन लाइन का 1/3 है। इस ऊंचाई तक जाने के लिए पायलट्स को एक खास तरह का सूट पहनना पड़ता है, जिसके साथ ऑक्सीजन मास्क लगे होते हैं। साल 1963 में एक अमेरिकन पायलट जोसेफ एल्बर्ट वॉकर ने 3 उड़ानें भरी थी, जिसमें से 2 बार उन्होंने X-15 फ्लाइट 90 और X-15 फ्लाइट 91 के जरिए कर्मन लाइन को भी पार किया था। फ्लाइट 90 जो 19 जुलाई 1963 में किया गया था, उसमें उन्होंने 106 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल की थी, और फिर फ्लाइट 91 जो 22 अगस्त को किया गया था, उसमें उन्होंने 108 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल की थी। इन फ्लाइट्स के बाद वॉकर को एस्ट्रोनॉट का नाम दिया गया, क्योंकि उन्होंने स्पेस बाउंड्री को क्रॉस किया था। X-15 एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस प्लेन था जो नासा तथा यूएस एयरफोर्स दोनों जॉइंटली ऑपरेट कर रहे थे। X-15 खास तरह से डिजाइन किए गए प्लेन्स थे, जिनमें रॉकेट इंजन्स लगे होते थे। लेकिन X-15 प्लेन्स को तकरीबन 45,000 फीट की ऊंचाई तक B-52 बॉम्बर प्लेन्स के जरिए कैरी करना पड़ता था, जहां से वे आगे उड़ान भर पाते थे। लेकिन कोई नॉर्मल एरोप्लेन इस ऊंचाई को कभी अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि एरोप्लेन्स उड़ान भरने के लिए एटमॉस्फेयर पर डिपेंडेंट होते हैं। इन्हें उड़ने के लिए ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर पतला होता जाता है। लेकिन आखिर रॉकेट्स कैसे बिना ऑक्सीजन के या एटमॉस्फेयर के स्पेस में चला जाता है? रॉकेट्स के अंदर रॉकेट फ्यूल के साथ साथ उसे बर्न करने के लिए ऑक्सीजन टैंक भी लगे होते हैं। यानी रॉकेट्स फ्यूल को बर्न करने के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये आराम से बिना एटमॉस्फेयर में भी चल पाते हैं।
और रॉकेट को बूस्ट कर पाते हैं। लेकिन यही खासियत रॉकेट को काफी भारी भरकम बना देता है। किसी भी चीज को पूरी तरह स्पेस में जाने के लिए धरती के एस्केप वेलोसिटी को पार करना होगा। एस्केप वेलोसिटी यानी वो मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी जिसके जरिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार किया जा सके। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है करीब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी किसी भी स्पेसक्राफ्ट को कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड अचीव करनी होगी, तब जाकर वो अर्थ के ग्रेविटी के खिंचाव से बाहर निकल पाएगा। रॉकेट्स को ये स्पीड अचीव करने के लिए अपने साथ ढेर सारा फ्यूल और ऑक्सीजन ले जाना पड़ता है। जितना ज्यादा पेलोड होगा उतना ही ज्यादा फ्यूल और ऑक्सीजन उसे स्पेस में ले जाने के लिए खर्च होगा और इससे रॉकेट का वजन भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो इस वजह से रॉकेट्स भी एक लिमिट तक ही पेलोड्स को स्पेस में ले जा सकते हैं। SpaceX का फैल्कन हैवी रॉकेट करीब 64 मीट्रिक टन्स पेलोड को स्पेस में ले जा सकता है। पेलोड यानी वो वस्तु या ऑब्जेक्ट जिसे स्पेस तक कैरी करना है। तो अब तक आपको आपके सवाल का जवाब मिल ही गया होगा कि क्यों हम एरोप्लेन्स के जरिए स्पेस में नहीं जा सकते हैं। लेकिन भविष्य में ऐसे एरोप्लेन्स जरूर आएंगे जिनके जरिए आसानी से स्पेस फ्लाइट किया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया जरूर जानने को मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक